वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पार्थ रॉय और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग दिस कीवर्ड के बारे में थोड़ा रिसर्च करके देखेंगे कि दिस कीवर्ड कैसे काम करता है। तो दिस कीवर्ड जो है वो दो तरीके से काम करेगा। एक है दिस रेफरेंस, इसको रेफरेंस बोलते हैं, दिस रेफरेंस, और एक होता है दिस मेथड। तो दो तरीके से हम दिस को यूज़ करेंगे, दिस रेफरेंस के जैसे यूज़ करेंगे और दिस मेथड के जैसे यूज़ करेंगे। सो लेट अस सी दिस रेफरेंस कैसे काम करता है। दिस रेफरेंस जो है वो हम दिस जो कीवर्ड है उसके साथ हम डॉट ऑपरेटर को लगाते हैं। तो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर हम लगाते हैं दिस रेफरेंस के साथ। दिस रेफरेंस के साथ हम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर लगाएंगे और हम जो करंट क्लास है, जिस क्लास के अंदर अपन दिस को यूज़ कर रहे हैं, उसी के मेंबर डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं और उसी के मेंबर मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस डॉट जब लगता है तो उसको हम बोलते हैं दिस रेफरेंस, और दिस रेफरेंस का यूज़ करके हम जो है जो करंट क्लास जहाँ पे भी दिस लिखा गया है उसी के जो है डेटा मेंबर्स या फिर मेंबर मेथड्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। दिस रेफरेंस जो है वो मेथड्स के अंदर में दिस रेफरेंस जो है वो अवेलेबल होता है। हमेशा याद रखना है जो मेंबर मेथड्स होते हैं, जिसको बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर मेथड्स, इंस्टेंस मेंबर मेथड्स के अंदर में जो है ये दिस रेफरेंस हमेशा हमको मिलेगा। और ये दिस रेफरेंस जो है वो कहाँ रहता है, इंस्टेंस मेंबर मेथड के इनपुट पैरामीटर लिस्ट में छुपा हुआ रहता है। इनपुट पैरामीटर लिस्ट में ये छुपा हुआ रहेगा, वो हमको दिखेगा नहीं। कंपाइलर इसको हाइड करके रखता है हमारे से, लेकिन इसको अवेलेबल कर देता है जब हम दिस डॉट करके हम यूज़ करते हैं। तो ये जो है इनविजिबल पैरामीटर होता है, ये पहला पैरामीटर होता है, फर्स्ट पैरामीटर होता है जो इनविजिबल होता है। बाकी जितने भी हम पैरामीटर्स दे रहे हैं, से फॉर एग्जांपल हमने 5 पैरामीटर इनपुट पैरामीटर्स दिए हैं किसी भी मेंबर मेथड के अंदर में, तो पहला पैरामीटर जो होगा उन 5 के अलावा छठवां पैरामीटर जो है, फर्स्ट पैरामीटर जो होगा वो इनविजिबल दिस पैरामीटर होता है। और दिस पैरामीटर जो होता है, दिस रेफरेंस होगा, उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, उसका डेटा टाइप वही रहेगा जो क्लास का नेम है, जिस क्लास के अंदर अपन दिस को यूज़ कर रहे हैं उसी क्लास का नेम जो होगा वो दिस का डेटा टाइप होगा। ठीक। सो जब हम मेथड को कॉल करते हैं, जैसे हम लोग ने मेंबर मेथड को जो है बना लिया क्लास के अंदर में, और क्लास के बाहर हम इंस्टेंस बना के इस मेंबर मेथड को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो दिस पैरामीटर है उसके लिए जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसका ही असाइनमेंट हो जाता है, दिस के साथ उसका ही असाइनमेंट हो जाता है। ठीक। सो लेट अस सी, एक एग्जांपल के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जैसे हमने इससे फॉर एग्जांपल ये अपन ने कोड लिखा है, यहाँ पे ये हमारा कोड है जो अपन ने लिखा है। तो इसमें अपन ने क्या किया, अपना क्लास का नेम है माई क्लास, वॉइड f1 करके फंक्शन बनाया है, और फंक्शन f1 जो है, जो मेथड है, मेथड के अंदर में कोई पैरामीटर नहीं है, और हमने यहाँ पे प्रिंट किया है system.out.println कि f1 के अंदर से दिस इक्वल टू ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन में, और दिस जो रेफरेंस है इसका एक बोलना चाहिए यूनिक आईडी प्रिंट होगा, मतलब दिस कहाँ रेफर कर रहा है, दिस मेमोरी लोकेशन पे रेफर कर रहा है, वो आईडी हमको मिलेगा, ये प्रिंट होगा। तो F1 के अंदर में कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन अभी इसी कोड को जब कंपाइलर अपने हिसाब से जब इसको मॉडिफाई करता है तो ये हिडन पैरामीटर दिस को इंट्रोड्यूस कर देता है उसके अंदर। सो हमने जो बनाया था उसमें कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन कंपाइलर जब इसको कन्वर्ट करेगा, इस पर्टिकुलर कोड को जब कंपाइलर कन्वर्ट करेगा तो उसमें वो दिस पैरामीटर को उसमें इंट्रोड्यूस कर देगा, हाइड करके उसमें लगा देगा। हमको दिखेगा नहीं, लेकिन ये दिस पैरामीटर इसमें अपने आप आ जाएगा, और यही जो दिस पैरामीटर है इसी का वैल्यू यहाँ पे है जो है वो प्रिंट हो रहा है। अब ये माई क्लास अपन ने बना लिया। माई क्लास के बाहर जब हम माई क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, माई क्लास OB1 इक्वल टू न्यू माई क्लास। इससे क्या होगा,
माई क्लास का नया इंस्टेंस बनेगा। तो न्यू माई क्लास जैसे हम लिखेंगे तो माई क्लास के अंदर में जो भी मेंबर्स हैं उसको रखने लायक जगह बन जाएगा, और वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का नाम होगा OB1। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, OB1 becomes the reference to the newly allocated memory space। तो न्यू से हम क्या कर रहे हैं, न्यूली एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी स्पेस का। तो न्यूली एलोकेटेड मेमोरी स्पेस का रेफरेंस नेम हो गया OB1। तो रेफरेंस इज एन एलियास। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, इज एन एलियास या डुप्लीकेट नेम को एलियास बोलते हैं। तो रेफरेंस बिकम्स ए डुप्लीकेट नेम या एलियास फॉर दिस न्यूली एलोकेटेड मेमोरी स्पेस। ठीक। So now OB1 becomes a reference to the newly allocated memory space. So OB1 becomes the instance of the class. OB1 becomes the instance of my class. अब जब इंस्टेंस बन चुका है तो हम F1 को कॉल कर सकते हैं। जब हम कॉल करेंगे F1 को तो क्या प्रिंट होने वाला है, दिस का वैल्यू प्रिंट होने वाला है। दिस का वैल्यू जो प्रिंट होगा और system.out.println यहाँ पे OB1 का वैल्यू हम प्रिंट करेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे आउटपुट में क्या मिलता है। अब ये जो हमने अभी कोड लिखा है, इस कोड का इक्विवेलेंट कंपाइलर मॉडिफाइड कोड ऐसे बनेगा जो कंपाइलर मॉडिफाई करेगा। सो माई क्लास OB1 ये एग्जैक्टली सेम है, न्यू इंस्टेंस बन रहा है, लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें ये चेंज आ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेंज आ गया। ठीक। सो अपन ने जो यहाँ पे F1 कॉल किया था विदाउट आर्गूमेंट्स, विदाउट इनपुट आर्गूमेंट्स, वहाँ पे उसने हिडन वे में उस ऑब्जेक्ट को एज ए इनपुट आर्गुमेंट सप्लाई कर दिया जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा था। सो OB1 जो है वो F1 को कॉल कर रहा है, और देखिए OB1 डॉट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, देखिए डॉट लगा हुआ है, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है, इसमें मेंबर को एक्सेस कर रहा है OB1। तो F1 इज द मेंबर फंक्शन ऑफ OB1, तो उसको वो एक्सेस कर रहा है। जैसे वो एक्सेस कर रहा है, कंपाइलर क्या कर रहा है, OB1 को ही एज ए इनपुट पैरामीटर, इनपुट आर्गुमेंट यहाँ पे सप्लाई कर रहा है। तो ये OB1 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, ये OB1 इस दिस में जाके स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कैसे दिखेगा, माई क्लास दिस इक्वल टू OB1, इस टाइप से ये जो है दिखने लगेगा, इस टाइप से ये दिखने लगेगा। ठीक है, और ये हिडन वे में हो रहा है। ठीक, हमको पता नहीं चल रहा, ये सब हिडन वे में चल रहा है। ठीक है। सो OB1 जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसी का रेफरेंस जो है वो दिस के पास चला जाएगा। दिस इज द इनपुट पैरामीटर एंड OB1 इज द इनपुट आर्गुमेंट। सो हमने जब फंक्शन कॉलिंग के बारे में देखा था, एक हमारा जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मेथड्स के बारे में जो देखा था, जावा मेथड्स के बारे में, उसमें अपन ने क्या ऑब्जर्व किया था कि द कॉलिंग आर्गुमेंट, द इनपुट आर्गुमेंट ड्यूरिंग कॉलिंग बिकम्स द राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर and the input parameter becomes the left hand side of the assignment operator। तो this जो है वो left hand side of assignment operator है, equal to जो assignment operator, और OB1 क्या बन गया, right hand side। इससे मतलब क्या हो गया, this becomes a reference to OB1, this becomes a reference to OB1। reference का मतलब अभी मैंने बताया था क्या है, alias, alias मतलब डुप्लीकेट नेम। so this और OB1 जो है दोनों एक ही मेमोरी स्पेस के दो नेम बन जाएंगे, एक ही मेमोरी स्पेस के दो नेम बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम से हम इसको और समझ पाएंगे कि जो माई क्लास का इंस्टेंस बनेगा वो मेमोरी एलोकेट होगा, उसमें वॉइड F1 के लिए जगह बनेगा, और ये जो पूरा इंस्टेंस है इसका नाम दिया जाएगा OB1, साथ में दिस भी इसका नाम हो जाएगा। मतलब दिस ऑल्सो बिकम्स अ डुप्लीकेट नेम फॉर द सेम। क्यों? क्योंकि ड्यू टू दिस, ये जो स्टेटमेंट हुआ है, ये जो स्टेटमेंट हुआ है इसके कारण जो है OB1 और दिस दोनों जो है वो सेम मेमोरी स्पेस को रेफर करेंगे। दे विल बिकम द डुप्लीकेट नेम्स और एलियासेस ऑफ द सेम मेमोरी स्पेस। और ये मेमोरी स्पेस कहाँ से मिला, न्यू करके जो अपन ने लिखा था उससे मिला। तो जो अपन ने न्यू करके लिखा था इससे अपन को ये मेमोरी स्पेस मिला है। तो ये जो मेमोरी स्पेस हमको मिला है ये न्यू होने के कारण हमको मिला है। ठीक, ये जो मेमोरी स्पेस हमको मिला है वो ये न्यू के कारण मिला है। न्यू माई क्लास जो अपन ने बनाया था उसके कारण हमको मिला है। तो ये मेमोरी स्पेस हमको कैसे मिला है, न्यू के कारण मिला है। ठीक, और इसका नाम क्या मिला, OB1। और क्योंकि हमने
ये जो कंपाइलर ने OB1 को एज इनपुट आर्गुमेंट यहाँ पे दे दिया था और ये दिस में जाके कॉपी हो गया है, तो इसका मतलब दिस ऑल्सो बिकम्स अ रेफरेंस टू दिस न्यूली एलोकेटेड मेमोरी स्पेस. सो OB1 एंड दिस बोथ आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेम मेमोरी स्पेस. इसीलिए जब हम ये आउटपुट में देखेंगे OB1 का जो रेफरेंस नंबर जो भी आईडी निकलेगा और दिस का जो रेफरेंस आईडी निकलेगा वो सेम निकलेगा, एग्जैक्टली सेम आउटपुट हो, क्योंकि दिस और OB1 दोनों क्या कर रहा है, सेम मेमोरी स्पेस की तरफ पॉइंट कर रहा है. तो मेमोरी स्पेस अगर सेम है तो मेमोरी स्पेस का यूनिक आईडी जो है वो भी सेम ही होगा. तो दिस जहां पॉइंट कर रहा है उसका आईडी और OB1 जहां पॉइंट कर रहा है उसका आईडी एग्जैक्टली सेम निकलेगा. तो इससे हम आउटपुट में देख सकते हैं, इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट प्रूव हो जाता है कि दिस और जो ऑब्जेक्ट जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस सेम होता है. ठीक, तो दिस बिकम्स द रेफरेंस टू द कॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है फंक्शन को उसका रेफरेंस बन जाता है. तो दिस कहाँ रहता है, हमेशा याद रखना है, दिस इज ओनली अवेलेबल इनसाइड इंस्टेंस मेंबर मेथड्स. जो इंस्टेंस मेंबर मेथड ये स्टैटिक मेंबर्स में नहीं होता, सिर्फ इंस्टेंस मेंबर मेथड्स में होता है. और दिस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस डॉट ऑपरेटर लगा के हम किसी भी डेटा मेंबर या मेंबर मेथड को एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द इंस्टेंस मेंबर मेथड ऑफ द सेम क्लास. ठीक, उसी इंस्टेंस मेंबर से हम लोग इसी मेंबर मेथड से हम पूरे क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं. सो ये कोड जो है हम एक बार रन करके देख लेते हैं, इससे हमको थोड़ा और क्लियर आइडिया बन जाएगा. सो यहाँ पे मैं क्लास बना रहा हूँ, माई क्लास. ठीक, और इसमें फंक्शन हम मेथड बना रहे हैं void f1, और इस f1 मेथड के अंदर हम system.out.println लिख रहे हैं. ठीक है, इनसाइड f1 मेथड के इनसाइड में जो दिस का वैल्यू है वो कितना मिल रहा है हम देख लेते हैं. ठीक, सो दिस यहाँ पे हिडन है. ठीक, इसका जो है ये कैसे दिखेगा, ये इसका हिडन वे में जो कंपाइलर बना के देगा वो कैसे दिखेगा, माई क्लास इस टाइप से दिखेगा. ठीक, अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, दिस के जो आईडी है, दिस जहां पॉइंट कर रहा है उसका आईडी हम प्रिंट कर रहे हैं. अब हम क्या करेंगे, मेन मेथड में आ जाते हैं, माई क्लास का इंस्टेंस बनेगा, OB1 करके हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, न्यू करके इंस्टेंस बनेगा. ठीक, सो OB1 बिकम्स द रेफरेंस टू द न्यूली एलोकेटेड मेमोरी स्पेस. ठीक, यहाँ पे अपन ने जो अभी देखा इस डायग्राम में, ठीक, ये जो नया मेमोरी स्पेस अभी बना है, ये जो नया मेमोरी स्पेस बना है इसका रेफरेंस है OB1. अभी OB1 इसका रेफरेंस है. ठीक, उसके बाद हम जो है OB1 का हेल्प लेके हम जो है F1 फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. अब कंपाइलर इसको कैसे कन्वर्ट करेगा, OB1 डॉट F1 ब्रैकेट में OB1 इसमें कन्वर्ट कर देगा. सो ये जो OB1 है वो कहाँ जाकर कॉपी हो जाएगा, इस दिस के अंदर जाके कॉपी हो जाएगा, क्योंकि कॉलिंग आर्गुमेंट्स गेट कॉपीड इनटू द इनपुट पैरामीटर्स. सो OB1 आर्गुमेंट है, इनपुट आर्गुमेंट है, वो कहाँ जाके कॉपी हो जाएगा, इनपुट पैरामीटर के अंदर जो कॉपी हो जाएगा. तो यहाँ पे हमको क्या इक्विवेलेंट स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, माई क्लास जो दिस है, या सिंपली हम बोलते हैं दिस जो लिखा हुआ है इक्वल टू OB1 ऐसे दिखने लगेगा. तो ये जो दिस है उसके अंदर क्या असाइन हो जाएगा, OB1. सो OB1 और दिस ये दोनों एक ही मेमोरी स्पेस को रेफर करना शुरू करेंगे, दोनों एक ही मेमोरी स्पेस को रेफर करेंगे, एक ही मेमोरी स्पेस की तरफ पॉइंट करेंगे. ये जो डायग्राम में आपने अभी देखा है, दिस भी इसी मेमोरी स्पेस को पॉइंट कर रहा है, OB1 भी इसी मेमोरी स्पेस को पॉइंट कर रहा है, सेम मेमोरी स्पेस को दोनों पॉइंट करेंगे. तो अगर मैं OB1 का फ्रॉम मेन मेथड के अंदर से OB1 का अगर मैं जो आईडी है उसको अगर मैं प्रिंट करूं, कि OB1 कहाँ पॉइंट कर रहा है उसका आईडी मैं प्रिंट करूं, तो वो सेम प्रिंट करेगा. OB1 का जो रेफरेंस नंबर आएगा, आईडी आएगा, वो दिस का भी सेम रेफरेंस आईडी आएगा, क्योंकि दोनों एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं. तो हम इसको रन करके देखते हैं. लेट अस ऑब्जर्व द आउटपुट. अभी आउटपुट आ रहा है, देखिए F1 के अंदर में
देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व करें, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। देखिए OB1 का जो रेफरेंस आईडी है वो ये है, और दिस जो रेफरेंस आईडी दिखा रहा है वो भी वही सेम है। इसका मतलब OB1 और दिस दोनों सेम मेमोरी स्पेस की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ये दोनों सेम मेमोरी स्पेस की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट है वो प्रूव होता है इससे कि दिस बिकम्स एन एलियास या डुप्लीकेट नेम फॉर द कॉलिंग ऑब्जेक्ट। कॉलिंग ऑब्जेक्ट मतलब जो फंक्शन को कॉल कर रहा है वो वाला ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट OB1 है ये फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो दिस बिकम्स अ रेफरेंस टू OB1। दोनों दिस और OB1 क्या करेंगे, एक ही मेमोरी स्पेस की तरफ पॉइंट करने लगेंगे। ठीक, सो ये हुआ हमारा दिस रेफरेंस के बारे में। अब हम दिस रेफरेंस का यूज करके, जैसे हमने देखा था कि डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस किया जा सकता है, तो मैं यहाँ पे कुछ डेटा मेंबर बना लेता हूँ। से int n करके मैं एक डेटा मेंबर बनाता हूँ, या इसको एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग नेम। ठीक, स्ट्रिंग नेम करके हम बना लेते हैं। और फंक्शन f1 क्या करना है, फंक्शन f1 जो है वो एक्सेस करेगा से f1 जो है वो से फिल करने का काम करेगा, नेम को फिल करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम, और ये नेम का वैल्यू जो है वो दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। ठीक, और एक फंक्शन बना लेते हैं void f2। ये क्या करेगा, जो नेम को है उसको प्रिंट करके देखेगा, नेम इक्वल टू ठीक, नेम का वैल्यू प्रिंट करके दिखा देगा। तो f1 फंक्शन क्या कर रहा है कि जो ये वाला नेम है, ये वाला नेम कौन सा है, ये देखिए ये वाला नेम है। ठीक, सो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो जो इनपुट पैरामीटर में जो हमने जो उसका आइडेंटिफायर नेम यूज किया है वो एग्जैक्टली सेम है विद डेटा मेंबर नेम। तो इस डेटा मेंबर को अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, दिस डॉट नेम। सो दिस डॉट नेम से क्या एक्सेस होगा, ये डेटा मेंबर। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस का हेल्प लेके हम डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक, और ये जो पैरामीटर है नेम, उसके वैल्यू को हम इसको असाइन कर रहे हैं। इसका मतलब दिस डॉट नेम जो है वो इस क्या करेगा, इस नेम को फिलअप कर देगा। ये हमारा डेटा मेंबर है, इसको फिलअप कर देगा। ठीक, इसको हम लोग इंस्टेंस डेटा मेंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको फिलअप कर देगा। और ये F2 क्या करेगा, इसी नेम को एक्सेस करा देगा। कौन सा नेम को एक्सेस करेगा, ये वाले नेम को एक्सेस करेगा। इसको हम लोग दिस डॉट नेम करके भी लिख सकते हैं। तो ये डेटा मेंबर में F1 ने डेटा मेंबर को फिल कर दिया और F2 ने डेटा मेंबर को शो कर दिया। अब हम एक और मेथड बना लेते हैं टेस्ट करके। ठीक, इसमें हम दिस डॉट F1 को कॉल कर सकते हैं या दिस डॉट F2 को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, दिस डॉट F1 को जब हम कॉल करेंगे तो इसमें हमको जो है पैरामीटर पास करना पड़ेगा, ठीक, आर्गुमेंट देना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे आर्गुमेंट सप्लाई दिया, ठीक है, जावा। ठीक है, जावा ना करके हमने इसमें सप्लाई दिया एज ए इनपुट आर्गुमेंट। ठीक है, सो हम दिस का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, मेंबर मेथड को एक्सेस कर रहे हैं। इससे हम लोग क्या कर रहे थे, दिस का यूज करके हम डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक, एक्सेसिंग डेटा मेंबर। और इसका हेल्प लेके हम क्या कर रहे हैं, दिस का हेल्प लेके हम जो है एक्सेसिंग मेंबर मेथड। ठीक, हम दिस के हेल्प लेके कौन सा मेंबर मेथड एक्सेस कर रहे हैं, F1 को एक्सेस कर रहे हैं। F1 हमारा क्या है, इज ए मेंबर मेथड, इंस्टेंस मेंबर मेथड। ठीक, तो इंस्टेंस मेंबर मेथड जो F1 है उसको हम दिस से एक्सेस कर रहे हैं। ठीक, हम दूसरे मेंबर मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं, F2 को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो सेम थिंग वी आर डूइंग कि हम लोग जो है दिस रेफरेंस का हेल्प लेके हम जो है डेटा मेंबर्स, ये देखिए यहाँ पे डेटा मेंबर्स एक्सेस हो रहा है, यहाँ पे डेटा मेंबर्स एक्सेस कर रहे हैं हम लोग, एंड मेंबर मेथड्स, इन दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस रेफरेंस का यूज करके हम डेटा मेंबर्स, मेंबर मेथड सबको एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ से हम इस प्रोग्राम को टेस्ट कर लेते हैं। तो OB1 डॉट में टेस्ट फंक्शन को कॉल करूँगा।
टेस्ट मेथड को कॉल करेंगे हम। ये टेस्ट मेथड क्या करेगा, F1 को कॉल करेगा और F2 को कॉल करेगा। ठीक, F1 और F2 को कॉल करेगा। ठीक है, सो F1 F2 को कॉल करेगा। कोड सही कर देते हैं। F1 और F2 दोनों को कॉल करा है दिस। सो दिस रेफरेंस मतलब दिस डॉट, दिस के बाद मेंबर एक्सेस ऑपरेटर डॉट लगेगा, तो दिस रेफरेंस कहलाएगा। सो दिस रेफरेंस कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द डेटा मेंबर्स एज वेल एज मेंबर मेथड्स। ये कोड है, इसको हम लोग रन कर लेते हैं। आउटपुट में देखिएगा ये टेस्ट फंक्शन कॉल होगा। टेस्ट फंक्शन कॉल होने के बाद क्या होने वाला है, F1 कॉल हुआ, इसमें जावा गया एज नेम। ठीक है, जावा जो है यहाँ पे गया और जावा जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा, डेटा मेंबर में जाके सेव हो जाएगा। और F2 के कारण क्या होगा, वही डेटा मेंबर अपन दिखा रहे हैं। देखिए F2 के कारण हमको आउटपुट में ये मिल रहा है। तो ये हो गया अपना दिस रेफरेंस। अब हम आते हैं अबाउट दिस मेथड। दिस मेथड क्या होता है? दिस मेथड जो होता है वो दिस के साथ अगर हम राउंडेड ब्रैकेट्स अगर लगा दें, खाली राउंडेड ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं और आर्गुमेंट्स वाला राउंडेड ब्रैकेट्स भी लग सकते हैं, इनपुट आर्गुमेंट्स लगा के भी दे सकते हैं। तो राउंडेड ब्रैकेट्स अगर दिस के साथ लग जाए तो उसको हम बोलेंगे दिस मेथड। सो किसी भी आइडेंटिफायर नेम के साथ अगर ब्रैकेट्स लगता है, राउंडेड ब्रैकेट्स, उसको हम लोग मेथड बोलते हैं। तो दिस मेथड तब होता है जब हम दिस के साथ राउंडेड ब्रैकेट्स लगाते हैं। ये क्या काम करेगा, वो उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जिस क्लास के अंदर अपने दिस ब्रैकेट्स का यूज किया। तो दिस ब्रैकेट जो राउंडेड ब्रैकेट्स का जहां पे भी यूज किया अपन ने, उसी सेम क्लास का वो कंस्ट्रक्टर मेथड को कॉल कर देगा। अगर हमने दिस ब्रैकेट्स यूज करके कोई पैरामीटर नहीं दिया है, कोई आर्गुमेंट्स नहीं दिया, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और अगर हमने दिस लगा के ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स सप्लाई किया है तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। एक इंपॉर्टेंट रूल है कि दिस ब्रैकेट्स या दिस पैरामीटर वाला जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दिस ब्रैकेट्स का यूज जो है सिर्फ कंस्ट्रक्टर, उसी क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर में पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। उसी क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर में पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगा। चलिए अब इन पॉइंट्स को थोड़ा याद रखते हुए हम क्या करेंगे, एक कोड लिखते हैं जिसमें कि हमको ये चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे। सो दिस मेथड के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी तक हम लोग दिस रेफरेंस के बारे में देखे थे। तो माई क्लास का जो है मैं दो कंस्ट्रक्टर्स बनाऊंगा। एक कंस्ट्रक्टर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। सो system.out.println डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक। और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। इसमें एक पैरामीटर देते हैं, जैसे int n दे देते हैं। अब उस पैरामीटर को कोई यूज है नहीं, ऐसे ही जस्ट टू प्रैक्टिस हम इसमें पैरामीटर पास करते हैं और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसमें n का वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं, जो n का वैल्यू हमारे पास आए उसको प्रिंट करा दें। अब दिस ब्रैकेट्स का यूज हम कैसे करेंगे, हम इन दोनों कंस्ट्रक्टर्स में से अब एक और फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं, void f1, और यहाँ पे हम system.out.println लिख देते हैं f1 इन क्लास माई क्लास, इन माई क्लास से माई क्लास करके लिख देते हैं। माई क्लास के अंदर f1 फंक्शन है, ठीक है, f1 कॉल्ड। तो f1 जब कॉल होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, दिस ब्रैकेट्स का यूज करके देख रहे हैं, दिस ब्रैकेट्स, ठीक। दिस ब्रैकेट्स मतलब ये जो है, दिस ब्रैकेट्स का यूज करके देखते हैं, पैरामीटर वाला, बिना पैरामीटर वाला, आर्गुमेंट वाला देखते हैं, एक बार करके देखते हैं कैसे काम करेगा। सो रूल क्या कहता है, दिस ब्रैकेट्स शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास, ठीक। तो हम इसको सेकंड स्टेटमेंट बना के देखते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के बिना इसको बनाते हैं, पहले तो कंस्ट्रक्टर के बिना इसको f1 के अंदर में लिखते हैं। f1 क्या है, कंस्ट्रक्टर नहीं है, एक नॉर्मल मेंबर मेथड है, ठीक है, इट इज ए मेंबर मेथड, इंस्टेंस मेंबर मेथड, इंस्टेंस मेंबर मेथड है। उसके अंदर से हम जो है दिस मेथड को कॉल नहीं कर सकते, इसमें एरर आ रहा है, कॉल टू दिस मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। f1 कंस्ट्रक्टर नहीं है, f1 एक इंस्टेंस मेंबर मेथड है,
नॉर्मल मेंबर मेथड है, तो ये तो हम कर नहीं सकते यहाँ पे, इट्स नॉट अलाउड हियर। लेट अस सी, हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, एज ए सेकंड स्टेटमेंट। तो अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसको कर रहे हैं, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर मेथड है, ठीक है, ये भी कंस्ट्रक्टर मेथड है, ये भी कंस्ट्रक्टर मेथड है। तो अब हमने दिस ब्रैकेट्स कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर यूज करके देखा, लेकिन हमने सेकंड स्टेटमेंट बनाया, तो ये भी नहीं हो सकता। कॉल टू दिस मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, इससे मतलब ये यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे इसको हम नहीं लिख सकते, हमको यहाँ लिखना पड़ेगा इसको, तब जाके कॉल हो जाएगा। तो अब ये दिस ब्रैकेट्स क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, ये वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है, कोई आर्गुमेंट्स नहीं दिया अपन ने जिसको कॉल करते वक्त, तो बिना पैरामीटर के जो कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ये अपना क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसमें कोई पैरामीटर नहीं होता, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो जब ये कंस्ट्रक्टर रन होने लगेगा तो सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे आके बाकी का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो लेट अस सी, हम मेन मेथड के अंदर से इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, यहाँ से इसे और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसको कॉल करके देखते हैं। तो माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं OB1 इक्वल टू न्यू माई क्लास विथ पैरामीटर देते हैं, जैसे 100 दे देते हैं। तो जैसे हम माई क्लास लिखने के बाद 100 लिखेंगे, तो ये माई क्लास का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसको कॉल कर देगा। अब जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, दिस ब्रैकेट्स, इससे क्या होगा, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, यहां से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इससे मतलब कहां पहुंचेगा, ये जंप करेगा यहाँ पे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को प्रिंट करेगा system.out.println ऐसे लिख के, वापस यहीं पे आएगा, क्योंकि हमको पता है जहां से मेथड कॉल होता है वो जंप करता है डेफिनेशन पे, डेफिनेशन खत्म होने के बाद उसी जगह पे वापस आ जाता है। वापस आने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या मिलेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पहले हमको आउटपुट में मिलेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके बाद मिलेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद n वैल्यू, n का वैल्यू कितना 100 है, यहाँ पे अपन ने दिया है, वो वैल्यू हमको मिलेगा। तो इसको रन करते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिखा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके बाद फिर हमको ये मिला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के कारण ये जंप करेगा इधर, फिर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के कारण ये जंप करेगा इधर, फिर वापस जंप बैक करेगा यहाँ पे, फिर वापस जंप बैक करेगा यहाँ पे, यहाँ पे आके जंप बैक करेगा, ठीक। अब हम लोग ने दिस ब्रैकेट्स का यूज करके अपने क्या किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया। अब हम दिस ब्रैकेट्स का यूज करके हम चाहते हैं कि हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। जैसे यहाँ पे अपने 200 दे दिया एज ए पैरामीटर, सो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है कॉल करेगा, ठीक। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं करके हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। इससे क्या होगा, जैसे हम लोग ने न्यू माई क्लास लिखा बिना पैरामीटर के, बिना आर्गुमेंट के, ये बिना पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। देखिए यहाँ पे कोई आर्गुमेंट्स नहीं है, तो ये बिना आर्गुमेंट, बिना पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। जैसे ही इसको कॉल करेगा, तुरंत ऑब्जर्व करें, हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करें तो यह जंप करेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे, इसको एग्जीक्यूट करेगा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है, जो भी n का वैल्यू उसको प्रिंट करके वापस यही सी जगह पे आ जाएगा जहाँ पे अपन ने इसको कॉल किया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, आउटपुट में हमको मिलेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर वैल्यू दैट इज 200। उसके बाद वापस यहाँ पे आएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, प्रिंट करेगा, फिर वापस मेन में आके अपना मेन मेथड को एंड करेगा। तो रन करते हैं, देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक। तो इससे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल किया अपन ने, यहाँ ये जंप किया, जंप करने के बाद ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो यहाँ जंप किया, इसको डिस्प्ले किया इसने, जैसे पहला स्टेटमेंट देखिए डिस्प्ले हो गया। उसके बाद वापस ये जंप करेगा इसी जगह पे, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ से आउटपुट मिला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से हमको ये समझ में आता है कि जो दिस रेफरेंस और दिस मेथड का कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसके बारे में अपन ने इसमें एक्सरसाइज में करके देखा है। सो याद रखना है कि दिस जो है वो करंट क्लास के इंस्टेंस की तरफ पॉइंट करेगा, दिस रेफरेंस, और दिस मेथड जो है वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो ये सब पॉइंट्स जो अपन ने अभी डिस्कस किया था, आई होप ये क्लियर हुआ होगा।
and thank you so much for watching. Thank you so much for giving your time. Thank you very much.